नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का एजुकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की। तो काफ़ी हमारे व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि एजुकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराइए। तो देखिए, पीडीएफ तो नहीं अभी मैं अवेलेबल करा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को जो सीबीटी माध्यम से आपका प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था एजुकेशन सब्जेक्ट का एनटीए यूजीसी नेट का, उसका एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी पार्ट फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है एंड पार्ट 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो विशिष्ट विषय है वो आपका है शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र से 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, साथ ही उसका आंसर भी आपको देंगे। और आपको हम बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना और उसको सॉल्व करना, और करेक्ट आंसर अगर आपको मिल गया तो वो और भी बेहतर होता है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसका ऑफिशियल आंसर देंगे। और आगे अगर आप लोग को ज़रूरत होगा, आप लोग की डिमांड होगी, तो हर एक क्वेश्चन पे मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और मेरा जो प्रीवियस जितने भी एमसीक्यू मैं लेके आया हूं अपने चैनल के माध्यम से, आपको पता होगा कि 5 से 7 ही क्वेश्चन में, यानी 5 to 7 क्वेश्चन में ही आपका क्या होता है 30 से 40 मिनट्स आपको देने पड़ते हैं मेरे चैनल पे। तो इसलिए 25 क्वेश्चन पे अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आपका मान के चलिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं और आप लोग उतनी देर बैठ नहीं पाएंगे उस वीडियो पे। तो छोटा छोटा करके आगे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर आपका डिमांड रहेगा तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और उसका करेक्ट आंसर देते हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर का आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर था, उसका पहला क्वेश्चन ये था। देखिए आपके सामने ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये था। और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर के जो मेरिट थे वो काफ़ी हाई गए थे, यानी कि 55 प्लस चले गए थे जनरल का मेरिट। नेट का जेआरएफ का छोड़ ही दीजिए, 57 पॉइंट कुछ गया था आपका नेट का, जनरल का कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ गई थी। तो देखिए क्वेश्चन ये था पहला, आपका अधिगम सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद की शक्तियाँ हैं, ठीक है। लर्निंग का जो आपका लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, के रूप में आपका व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म की शक्तियाँ यानी कि स्ट्रेंथ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है पहला, यह स्पष्ट भाव कथन उपलब्ध कराता है। बी दिया गया है यह वास्तविक जीवन में प्रयुक्त होता है। सी यह अति निर्धारक है। डी इसका दृष्टिकोण न्यूनीकरणात्मक है। ई यह वस्तुनिष्ठ मापन पर बल देता है। और नीचे आपके कोड दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हम देखें तो छात्रों से हमने पूछा तो किस क्वेश्चन में होती है, तो वो बताते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम उनकी जो होती है इसी क्वेश्चन में होती है जिसमें कोड दिया जाता है, क्योंकि अधिगम सिद्धांत का यहाँ पे बात किया गया है और व्यवहारवाद की शक्तियों की बात की गई है। यहाँ पे कोड दे दिया गया है और कोड में कई ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो अब क्या होता है, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ वो छात्रों के लिए ईजी होता है। लेकिन क्या होता है, जब कई ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर कोड सेलेक्ट क्या ऑप्शन दे दिया जाता है करेक्ट आंसर सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ता है और उसके बारे में टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज रखना पड़ता है अपने माइंड में। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका पहला, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ये थर्ड, ठीक है। अधिगम सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद की जो शक्तियाँ हैं, आपका पहला है यह स्पष्ट भाव कथन उपलब्ध कराता है। ए आपका बी हो गया, यह वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है, प्रयुक्त होता है, उपयोग में आता है। एंड आपका ई आपका यह वस्तुनिष्ठ मापन पर बल देता है।
तो शक्तियाँ अगर देखिए हम डिस्कस तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर व्यवहारवाद पे देखें तो आपका अगर देखें तो पावलोव का, यानी पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे अगर देखा जाए, तो उनका क्या था, वो व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी होने के साथ वो क्या करते थे, चीज़ों को मापते थे मात्रा में, तो वस्तुनिष्ठ होगा यहाँ पे, मापन पर बल देता है, और यह वास्तविक जीवन में प्रयुक्त होता है, और यह स्पष्ट भावी कथन उपलब्ध कराता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने क्या किया था, आपका कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था उन्होंने, और उन्होंने कुत्ते को क्या किया था, खाना दिया, लेकिन आगे उन्होंने घंटी की आवाज़ को जोड़ दिया, और फिर उसके बाद उसका जो लहर आता था उसका मापन करते रहते थे, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना थ्योरी क्रिएट किया दिया। तो आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं तो इसके बारे में अवेयर होंगे, और नहीं होंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से इन फ्यूचर आपको ज़रूर इस पर आपका बेहतर तरीके से डिस्कशन हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिए थर्ड ऑप्शन। और जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा, इन फ्यूचर आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे नेट के एग्जाम के लिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, RUSA रूसा एम्स एट कहा गया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। RUSA का फुल फॉर्म यही होता है, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ये रूसा पड़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाके। तो इसका कहा गया है कि रूसा एम्स, रूसा का एम्स क्या यहाँ पे रहेगा या है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है और ऑप्शन में पूछा गया था। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फंडिंग की यहाँ पे बात की गई है, किसके लिए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका रूसा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है नीचे दो कथन, थर्ड क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला आपका अभिकथन ए के रूप में अंकित है और दूसरा आर के रूप में। चलिए ठीक है, अभिकथन ए आपका है और यहाँ पे तर्क आपका आर है। पहला कहा गया है, अभिकथन है, अगर देखा जाए स्टेटमेंट है कि प्रभावी नेता लोगों को प्रेरित करता है। इफेक्टिव लीडर जो होते हैं लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तर्क, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तर्क दिया गया है कि लोग अपना बेहतरीन देने के लिए स्व प्रेरित हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑफिशियल वो आपका था सेकेंड, तीसरे क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि ए और आर दोनों सही है। प्रभावी नेता लोगों को प्रेरित करता है, ये भी सही है, और लोग अपने बेहतरीन देने के लिए स्व प्रेरित हो सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 25 क्वेश्चन को आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन को आज की वीडियो में रखा गया है, तो थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा गया है कि आपका गिव बिलो आर टू सेट्स इन विच सेट्स फर्स्ट प्रोवाइड्स द 5 स्टेप्स ऑफ मॉरिसन टीचिंग मॉडल एंड सेकेंड आपका गिव्स देयर डिस्क्रिप्शन मैच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो कहा गया है मॉरिसन का यहाँ पे टीचिंग मॉडल दिया गया है और सेकंड आपका सेट है जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और मैच करना है कि कौन सा टीचिंग मॉडल का, मॉरिसन के टीचिंग मॉडल के जो सेट्स के अंतर्गत जो आपके स्टेप्स आते हैं उस स्टेप्स के अंदर का कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है वो सेलेक्ट करना है मैचिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 का आंसर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो है थर्ड, याद रखिएगा थर्ड, ए का, यानी कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज, ठीक है, एक्सप्लोरेशन यानी कि आपका खोज, अन्वेषण, इसका ए का आपका थर्ड सही होगा, ठीक है, यानी कि थर्ड ये हो गया। और आपका बी हो गया प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रदर्शन, प्रदर्शन का करेक्ट हो गया कौन सा 5, ये हो गया 5। फिर आपका सी, सी का होगा
असिमिलेशन यानी आत्मसातकरण या मिलान की बात करें तो आत्मसातकरण की जो बात की गई है सी, तो सी का यहाँ पे सेकेंड होगा, ये यहाँ पे सेकेंड हो गया। एंड आपका डी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि व्यवस्था यानी कि ढांचा की बात की गई है, तो इसका डिस्क्रिप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे डी का पहला हो गया, ये पहला। एंड रीसाइटेशन की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि पठन या स्वर पाठ की बात की गई है, सस्वर पाठ की बात की गई है यहाँ पे। रीसाइटेशन का मतलब यही होता है अगर मीनिंग देखें तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो हो गया आपका ई का थर्ड, सॉरी ई का फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हुआ ये हो गया और इस पर हम डिस्कस कर देंगे। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर इस पर हमें सही से वीडियो बना के समझाइए ताकि हमारे अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए ये टॉपिक, ठीक है। मैं तो वेट करता हूँ कि आप लोग डिमांड करें, मैं ज़रूर दूँ। देखिए ये डिमांड मेरा काफ़ी पहले का था लेकिन अभी देर ही नहीं हुआ है, मैं आपके डिमांड का समय से क्या है प्रेजेंटेशन दे दिया, यहाँ पे वीडियो दे दिया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया आपको ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको एक कुछ ना कुछ मेरे तरफ से क्या हो सहयोग मिल जाए। तो यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं आज की वीडियो के। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th approaches the class teacher and informs him or her that schedule of examination when announced make him or her uneasy. What type of guidance does this situation warrant? ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा 10 का स्टूडेंट है, छात्र है, ठीक है, और वो कह रहा है अपने टीचर से कि जब उसका टाइम टेबल आता है, ठीक है, यानी कि जो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आदि चीज़ें अनाउंस होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक अजब सी घबराहट आ जाती है, ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा गाइडेंस यहाँ पे सिचुएशन वहाँ पे नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, किस प्रकार का गाइडेंस उसको दिया जाएगा या दिया जा रहा है। तो फर्स्ट आपका एजुकेशनल गाइडेंस, सेकंड आपका वोकेशनल गाइडेंस, थर्ड आपका पर्सनल गाइडेंस एंड फोर्थ आपका हेल्थ गाइडेंस। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेड थे, पहला आपका एजुकेशनल गाइडेंस, सेकंड आपका पर्सनल गाइडेंस। तो देखिए एजुकेशनल गाइडेंस जो हो गया, एजुकेशनल गाइडेंस ही ये होगा क्योंकि इस आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये आपका क्वेश्चन है। बट अगर इसके अंदर ये ऑप्शन दे दिया गया कि पर्सनल गाइडेंस, तो बिल्कुल ये पर्सनल गाइडेंस रहेगा, क्योंकि अगर एक छात्र जो सेल्फ के लिए अपनी बातें प्रस्तुत करता है कि मेरी ये खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो मेरी ये खुद की प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या होगा उसके लिए पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत यानी कि वहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे थर्ड होगा, यानी कि 5th नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड हो गया, पर्सनल गाइडेंस। अब देखिए 6th नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार परक उद्देश्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है, ठीक है, व्यवहार परक उद्देश्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है, ठीक। व्यवहार परक का मतलब इंग्लिश में आपको बता दें प्रैक्टिकल पर्पस की बात की गई है। प्रैक्टिकल पर्पस का जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट का सही क्रम कहा गया है यहाँ पे, सही क्रम, ठीक है, सही सीक्वेंस पहचान करिए, यही ऑप्शन है। तो फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम करेक्ट आंसर यहाँ पे बता दे रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन 4, ठीक है, यानी कि विनिर्दिष्ट व्यवहार। विनिर्दिष्ट व्यवहार का मतलब होता है आपका स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफाइड आपका बिहेवियर, ठीक है, यानी स्पष्ट रूप से। निर्विदिष्ट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ठीक। आपको सेकेंड आपका ऐसी स्थितियां जिनमें व्यवहार घटित होंगे, और व्यवहार की स्वीकार्यता के मानदंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक शोधकर्ता
द्वितीय प्रकार की त्रुटि कब करता है? तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्ज़ाम में और 4 ऑप्शन बहुत देखें तो सटीक था, लेकिन अगर आप लोग क्लियर रहेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। देखिए टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपका हाइपोथेसिस सही हो जाता है फिर भी हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। आपका क्या होता है, टाइप 2 एरर, ठीक है, जिसको हम बीटा कहते हैं, ये अल्फ़ा और हम इसको क्या कहते हैं, बीटा। बीटा में क्या होता है, जब आपका हाइपोथेसिस क्या होता है, गलत होता है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये आपका टाइप 2 एरर होता है। तो देखिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है उसके गलत होने की दशा में, ठीक, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है उसको क्या, गलत होने की दशा में, ये होता है आपका टाइप 2 एरर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अब चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 सेट यहाँ पे दी गए हैं, ठीक है, एक में भावनात्मक प्रज्ञा यानी कि बुद्धि की बात की गई है और सेकेंड में आपका जो दिया गया है उसकी विशेषताएं दी गई हैं, उसको क्या करना है, मैच कराना है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा उसको हम बता देंगे, फिर आप उसको मैच करा लीजिएगा। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड, ए का थर्ड, बी का आपका फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का सेकेंड एंड ई का फर्स्ट। आपका आत्म अभिज्ञता का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है, तो इसका होगा थर्ड। स्वप्रबंधन यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट की बात की गई है, तो आपका ये होगा फोर्थ। आपका तदनुभूत की बात की गई है, ठीक, आपका तदनुभूत की बात की गई है यहाँ पे, यानी कि दूसरे के कहें तो अनुभव को या भावों को या कष्टों को क्या करना, समझने को हम तदनुभूत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी का जो है, सॉरी, स्व अभिप्रेरणा यहाँ पे बच गया है, पहले स्व अभिप्रेरणा पे बात कर लें। स्व अभिप्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, सी का आपका हो जाएगा 5। अब आपका तदनुभूत की बात की गई है, तदनुभूत का हो जाएगा आपका डी का आपका सेकेंड, ठीक है, डी का सेकेंड एंड आपका सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल की बात की गई है, यानी कि आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ये मैच करा लीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी एरर मुझसे हो जाए तो ये मैच करा लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा गया अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक है कि यह, ठीक है, टीचर एजुकेशन की व्यवसायीकरण यानी कि कमर्शियलाइजेशन या प्रोफेशनलाइजिंग की बात की गई है, के लिए क्या आवश्यक है कि यह क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो आपका 9th क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि ए बी सी, यानी पढ़ाए जा रहे विषय के अध्यापक के पास के ज्ञान को पुष्ट करे, बी आपका कक्षा में शैक्षिक कौशल को धार दे, आपका सी व्यवसाय के लिए नए ज्ञान का उत्पादन और योगदान दे। तो 9th का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब 10th नंबर का क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक पाठ्यक्रम अविकल्प, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि आपका करिकुलम डिज़ाइन की बात यहाँ पे किया जाए, यानी कि एक पाठ्यक्रम अविकल्प के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित आधारों में से किस पर ध्यान एवं महत्व देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है शिक्षार्थी का विकासात्मक अवस्था, बी आपका शिक्षार्थी की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, सी आपकी प्रमुख जातिगत संरचना जिसमें शिक्षार्थी संबंध है, डी आपका शिक्षार्थी की पारिवारिक गतिशीलता एंड ई आपका शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशिष्टताएं। तो आपको हम बता दें कि 10th नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट होगा।
थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एरर है, यानी कि उसमें कोड था जो आपका कोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस कोड को हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए अभी लाते हैं, थोड़ा सा स्टे करिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही था, यानी कि ए, बी और ई, यानी शिक्षार्थी की विकासात्मक अवस्था, आपका बी शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और ई आपका शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशिष्टताएं। ये आपका आंसर यहाँ पे होगा 10th का। अब यहाँ पे आते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन पे। कहा गया शिक्षा में इस्लामी परंपरा निम्नलिखित में से किन मूल्यों के निर्माण पर बल देगी। ऑप्शन फर्स्ट आपका विनयशीलता और अभिजात वर्गीयता, सेकंड समानता और साम्यता, थर्ड आपका स्वतंत्रता और अनुशासन, फोर्थ आपका गुणवत्ता और उत्कृष्टता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा फर्स्ट, विनयशीलता और अभिजात वर्गीयता, ठीक है। विनयशीलता यानी कि मोडेस्टी, एंड आपका अभिजात वर्गीयता यानी कि योग्य वर्ग समूह की बात की गई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 12वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, वांट टू स्टडी द functioning of a social mint for tribal children. The most appropriate research design for the context would be classified as, ठीक है, एस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इथनोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इथनोग्राफी। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। पहला कि देखिए इन्वेस्टिगेटर है, वो स्टडी कर रहे हैं कहाँ पे, ट्राइबल चिल्ड्रन पे, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन, तो जब ट्राइबल चिल्ड्रन की बात की गई है, रिसर्च डिज़ाइन की बात की गई है, तो इथनोग्राफी यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट देखें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, सम्यकशील और सम्यक समाज के धारण और आचरण से नवीन और कार्मिक पदार्थ का आगमन अवरुद्ध हो जाता है, तो यह अवस्था कहलाती है, आपका संवर। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। तो 13वें नंबर का थर्ड ऑप्शन। अब संवर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए संवर सिद्धांत जो है, संवर थ्योरी जो है, यह संवर आपका जैन दर्शन के अनुसार एक तत्व है, ठीक है, जिसका अर्थ है कर्मों के आश्रव को रोकना। अब कहेंगे आप कर्मों का आश्रव, आश्रव का मतलब ये आश्रव, कर्मों के आश्रव को रोकना। आश्रव का मतलब होता है आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव को संदर्भित करना, यानी कि इस आश्रव संदर्भित करता है आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव को, ठीक है। और जैन धर्म में 7 आपके सिद्धांत हैं, यानी कि 7 तत्व हैं जिस पे आपका ये जैन धर्म आपका आधारित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आपका ज्ञान में वृद्धि, बी आपका प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सी आपका व्यक्तियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाएं, आपका डी कार्य स्थानन, एंड ई आपका समझ शिक्षकों की उपलब्धता। तो यहाँ पे आपका हो गया 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा सेकेंड, यानी जो कोड सही आपको सेलेक्ट करना है, जो विकल्प सेलेक्ट करना है वो आपका सेकेंड होगा, यानी ए बी सी। कौन सा होगा आपका होगा ए बी सी, यानी कि आपका ज्ञान में वृद्धि, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और आपका व्यक्तियों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, ये आपके फैक्टर हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आपका
15वें नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, what is the correct sequence of action in conducting and intervention based action research in education। तो एक्शन रिसर्च की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा गया है वो करेक्ट जो होगा वो होगा आपका सेकंड। करेक्ट सीक्वेंस जो होगा वो होगा सबसे पहले आपका प्लान यानी कि आपका योजना, एक्ट यानी कि कार्यविधि, ऑब्जर्व यानी कि आपका जो देखें निगरानी निरीक्षण, एंड आपका रिफ्लेक्ट यानी कि आपका जो प्रकट होगा या प्रकटन कहें जो रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे होगा एक्शन रिसर्च से, यहाँ पे इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन में। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका क्वेश्चन टाइम यहाँ पे 25 मिनट से ऊपर चला गया। अब हम क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं और आपको करेक्ट आंसर बताते हुए आगे निकल जाएंगे। देखिए कहा गया एक प्रभावी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम और अपेक्षित आधारभूत प्रवीणताओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रवीणताएं व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति के अनुक्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका प्रवीणता का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे किसी विशेष कार्य में आपका कौशल होना, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्तित्व और अभिवृत्ति की बात की गई यानी कि पर्सनालिटी एंड आपका एटीट्यूड की बात की गई है, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 16 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन 4, ए, ई और एफ। ए आपका ई और एफ यानी कि नियंत्रण की स्थिति, आपका सेकेंड आपका आत्म सामर्थ्य एंड सकारात्मक आपका प्रत्याशा। 16वें नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है। यानी कि आपका जो नियंत्रण की स्थिति यानी कि भाव, यहाँ पे संस्थिति यानी कि संस्थिति का मतलब यानी कि भाव या आपका स्थान, और आत्मसमर्थ का मतलब आपका हो गया यहाँ पे सेल्फ एबिलिटी, एंड आपका सकारात्मक प्रत्याशा का मतलब हो गया पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ठीक। यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा हमने बता दिया, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड के माध्यम से। यहाँ पे 17वें नंबर का क्वेश्चन है, 17th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई इन टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी इन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको हम बता दें कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की यहाँ पे बात की गई है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आपका CAP कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर की बात की जाती है। यानी 3 एरिया में आपका बेहतर तरीके से नॉलेज अगर आप गेन करते हैं तो बेहतर वो लर्निंग होती है। तो 3 एरिया में आपका कॉग्निटिव यहाँ पे बात की गई है। तो कॉग्निटिव के अंतर्गत कौन कौन से सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आता है आपका रिमेंबर, सेकेंड पे आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड पे आता है आपका अप्लाई, आपका फोर्थ पे आता है एनालाइज, आपका फिफ्थ पे आता है इवेलुएट, एंड आपका सिक्स्थ पे आता है क्रिएशन, ठीक। तो ये आपका होता है हायरार्की अगर देखें तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आने वाले कॉग्निटिव डोमेन का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 17th नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड। तो सेकेंड आपका एनालाइज हो गया, आपका डी हो गया क्रिएशन हो गया, एंड आपका ई हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक। तो हाई लेवल का जो यहाँ पे टर्म है ये 3 हो गए। अब यहाँ पे 18th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट। यानी कि एक भर्ती करना है, स्टाफ रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना है, भर्ती की प्रक्रिया का यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें करेक्ट आंसर, ये आंसर आपका होगा थर्ड, ठीक है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपका जॉब एनालिसिस करेंगे, सेकेंड आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, थर्ड आपका इंटरव्यूज करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे और फिर क्या करेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर देंगे। ये आपका करेक्ट होगा किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो देखिए अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन से के आंसर से प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहा गया बजटिंग
बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम की हानियां यह है कि बजट आपका ए संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो, बी है आपका अधिक वास्तविक हो, सी है आपका बिल्कुल सटीक हो सकता है, डी आपका की तैयारी धीमी हो सकती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम जो है उसकी हानियां हैं कि बजट आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो गया थर्ड। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ए एंड आपका डी। उच्च जो उपागम की हानियां है कि बजट संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो और बजट की तैयारी धीमी हो सकती है। ये आपका दो यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे मतलब दो आपके ए एंड डी सही होंगे और ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इसका आपका इजी ही होगा। ठीक है, तो 20वें नंबर का क्वेश्चन का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की सहायता। इंटर्नशिप में क्या होता है, छात्रों को क्या किया जाता है, कहीं भेजा जाता है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए और वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपना प्रशिक्षण लेते हैं और नए नए कौशल जो होते हैं वो अपने अंदर और भी बेहतर करते हैं और उनको समय समय पे सहयोग प्रदान किया जाता है उनके सुपरवाइजर द्वारा। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फ्रॉम रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल। ठीक है, विश्वसनीयता का यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है। तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन बी, डी और ई। तो याद रखिएगा ये बी हो गया, आपका डी हो गया और आपका ई हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च टूल, पहला आपका हो गया इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर ऑफ द टेस्टिंग टूल इट सेल्फ। सेकेंड इट वेरियस आपका फ्रॉम सैंपल टू सैंपल एंड आपका ई हो गया इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस ऑफ स्कोर्स। बी, डी और ई। नंबर है आपके क्वेश्चन का 22। क्वेश्चन कह रहा है कोई शोधकर्ता, कोई रिसर्चर है शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेताओं पर अध्ययन करता है और एतदर्श प्रतिदर्श की कौन सी प्रविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी कि कहा गया है कि कोई रिसर्चर है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नेता के ऊपर क्या कर रहा है, स्टडी करना चाहते हैं। तो सैंपल सिलेक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे वो लेंगे, कौन सा सैंपल टूल वो अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो सैंपल के टाइप हैं ये आपका सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, आनुपातिक प्रतिदर्श, आपका उद्देश्य प्रतिदर्श और स्नोबॉल प्रतिदर्श। तो यहाँ पे आपका पर्पसिव होगा, उद्देश्य परक प्रतिदर्श होगा। ये सैंपलिंग आपका मेथड ही अपनाएगा इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 23rd क्वेश्चन का क्वेश्चन है द एक्रोनियम DMAIC DMAIC ऑफ सिक्स सिग्मा मेथड। ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका DMAIC स्टैंड फॉर। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा के अंतर्गत ये आता है। सिक्स सिग्मा क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। तो सिक्स सिग्मा ठीक है, ये NPC के अंतर्गत ये एक थ्योरी है और इसी के अंतर्गत प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए सिक्स सिग्मा का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आपको हम बताएं ये बेहतर जो DMAIC जो है इसका अगर देखें स्टैंड करता है ये आपका डिफाइन करता है, मेजर करता है, एनालाइज करता है, इंप्रूव करता है और कंट्रोल करता है। यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है 23 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, याद रखिएगा। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है कीपिंग इन व्यू। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट विच द फॉलोइंग इज इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट प्रॉपर सीक्वेंस है वो है आपका प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ऑप्शन थर्ड प्लान, डू, चेक, एक्ट ये आपका करेक्ट है। अब 25
5th नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, साइकोलॉजी से उठाया गया है और क्वेश्चन का 2 सेट है। क्वेश्चन फर्स्ट सेट में कहा गया है गिव द नेम्स ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच विच while a set 2 है offer the recommended procedure for knowledge construction। तो देखिए प्रोपोनेंट्स हैं यहाँ पे सेट 1 में एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है आपका सेट सेकेंड में। और फर्स्ट आपका जीन पियाजे, सेकेंड आपका ब्रूनर है, आपका थर्ड आपका आसुबल है एंड आपका डी है वाइगॉट्स्की। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा 25 नंबर के क्वेश्चन का वो होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये है हो गया, ठीक है। अब ये हो गया तो आप लोग मैथ्स करा लीजिएगा। ये ए का आपका अगर फोर्थ है तो ये हो गया ए का फोर्थ, बी का आपका फर्स्ट है तो ये हो गया फर्स्ट, सी का अगर आपका सेकेंड है तो ये हो गया सेकेंड एंड आपका डी का थर्ड है तो ये हो गया आपका थर्ड। तो यहाँ पे ये मैचिंग हो गया। अब इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करिएगा, सेल्फ से कोशिश करिएगा जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है उस पार्ट को थोड़ा सा स्टडी में लाना, अगर आप लोग नहीं लाए हैं तो। और देखिए एग्ज़ाम आपके थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहे हैं कि किस स्टेट को होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बोरियत नहीं आना चाहिए आपके स्टडी के अंतर्गत, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस रखना है अपनी स्टडी, ठीक है। खरगोश की तरह नहीं, रैबिट की तरह नहीं, आपको कछुए की तरह चलते रहना है और रुकना नहीं है। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट आपका सेट नहीं लाते हैं 25 क्वेश्चन का, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।